गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट क्लास तक हमने फॉरेन एक्सचेंज के अंदर डिस्कस किया था रियल रेट और नॉमिनल रेट। रियल रेट, रियल इज फॉर गुड्स, रियल इज फॉर गुड्स, so it is the rate at which goods between the two countries are exchanged. between two countries goods जिस रेट से एक्सचेंज हो रहे इसको हम बोलते हैं रियल एक्सचेंज रेट। क्या बोलते हैं बोलो? रियल एक्सचेंज रेट। और नॉमिनल एक्सचेंज रेट किसे बोलते हैं? वो एक्सचेंज रेट जिस पर करेंसीज एक्सचेंज होती है। वो एक्सचेंज रेट जिस पर क्या एक्सचेंज होती है बोलो? करेंसीज। फिर कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था, लिखवाना बाकी है। स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। बोलो पढ़ाया था कि नहीं? पढ़ाया था। वो रेट्स जिस पर आज की तारीख में करेंसीज एक्सचेंज हो रही, आज के मार्केट में जिस रेट पर डॉलर बिकेगा, डॉलर खरीदा जाएगा अगेंस्ट रुपीस और अगेंस्ट एनी अदर करेंसी, उसको हम बोलते हैं स्पॉट मार्केट। क्या बोलते हैं बोलो? स्पॉट मार्केट। ऐसा मार्केट जिसमें आप फॉरेन एक्सचेंज को खरीदने या बेचने की डील करते हो एट अ रेट डिसाइडेड टुडे बट एग्जीक्यूशन टू बी डन इन फ्यूचर, ऐसे मार्केट को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। क्या बोलते हैं बच्चों? फॉरवर्ड मार्केट। इज इट क्लियर? और फिर कल मैंने आपको एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों पॉइंट समझाए थे। अगर कोई एक्सपोर्टर है, सोचो एक्सपोर्ट किया तो ड्यू डेट पर डॉलर मिलेगा उसको, वो डॉलर खुद के पास तो रखेगा नहीं, तो वो डॉलर किसको बेचेगा? बैंक को। और उससे क्या ले लेगा? रुपए। लेकिन उसको क्या खतरा है? कहीं एक्सचेंज रेट कम ना हो जाए, क्योंकि आज अगर 85 की रेट है, उस दिन 80 की रेट हो गई तो ₹5 पर डॉलर नुकसान हो गया उसको। तो वो आज ही बैंक के पास जाएगा और क्या, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा? फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट फॉर डॉलर। आया ना? उसी तरीके से अगर कोई इंपोर्टर है तो उसको खतरा है कहीं एक्सचेंज रेट बढ़ ना जाए, तो वो आज ही बैंक के पास जाएगा और बोलेगा मुझे फ्यूचर में डॉलर परचेस करने का एक रेट दे दो, क्योंकि वो डॉलर बैंक से परचेस करेगा और देगा किसको? सामने वाले पार्टी को। इज इट क्लियर? कोई डाउट? तो ऐसा मार्केट जहां पर फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग होती है बिटवीन टू पर्संस एट अ रेट डिसाइडेड टुडे, एट अ रेट डिसाइडेड टुडे बट द एग्जीक्यूशन टू बी डन इन फ्यूचर इज कॉल्ड एज अ फॉरवर्ड मार्केट। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? फॉरवर्ड मार्केट। बोलिए कोई डाउट? समझ में आया? लिखिए, हेडिंग लगाएं कल वाले टॉपिक जो हमने अभी एक्सप्लेन किया आपको, स्पॉट सेटलमेंट वर्सेस फॉरवर्ड सेटलमेंट, या स्पॉट मार्केट वर्सेस फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट सेटलमेंट वर्सेस फॉरवर्ड सेटलमेंट, या स्पॉट मार्केट वर्सेस फॉरवर्ड मार्केट। राइट ऑन। स्पॉट सेटलमेंट वर्सेस फॉरवर्ड सेटलमेंट। स्पॉट सेटलमेंट वर्सेस फॉरवर्ड सेटलमेंट। लिखना फर्स्ट पॉइंट, a market in which a market in which foreign currency are purchased or sold, a market in which foreign currency are purchased or sold at current price। करंट प्राइस है मतलब आज की रेट, आज की रेट मतलब आज का मार्केट, और आज का मार्केट मतलब स्पॉट या फॉरवर्ड? स्पॉट। एट करंट प्राइसेस, दैट इज at a spot rate, that is at spot rate or today's rate, आज की रेट, is called as spot settlement।
is called as spot settlement. Point number 2, a market in which sale and ऐसा मार्केट जिसमें सेल एंड परचेज हो फॉरेन करेंसी टेक्स प्लेस, ऐसा मार्केट जिसमें सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी होती है इन फ्यूचर लास्ट की चारों गर्ल्स इधर फर्स्ट टेबल पर आ जाओ फटाफट चारों गर्ल्स लास्ट। अ मार्केट इन विच सेल एंड, आप लोग आज पीछे बैठो आराम से, है ना, आप थोड़ा लेट हो, पीछे बैठ जाओ आराम से। आज आप चारों आगे आओ, बहुत बातें कर रहे हैं बैठ के पीछे, फटाफट। A market in which sale and purchase of foreign currency takes place in future at a rate decided today. बताओ, ऐसा मार्केट जहां पर सेल एंड परचेज फ्यूचर में होगी, कहां पर होगी बोलो, फ्यूचर में होगी, एट अ रेट डिसाइडेड टुडे। ऐसे मार्केट को क्या बोलेंगे बोलो, फॉरवर्ड मार्केट। क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड मार्केट। ऐसा मार्केट जहां पर सेल एंड परचेज टेक्स प्लेस एट अ रेट डिसाइडेड टुडे बट एग्जीक्यूशन टू बी डन इन फ्यूचर इज कॉल्ड द फॉरवर्ड सेटलमेंट, is called as फॉरवर्ड सेटलमेंट। ऐसे मार्केट को हम बोलते हैं फॉरवर्ड, और आज के मार्केट को हम बोलते हैं स्पॉट। इज इट क्लियर एवरीबडी? इज इट क्लियर? आया ना? क्लियर? अब थर्ड पॉइंट से फॉर एक्सपोर्टर, इसको अलग पेन से लिखना ताकि आप पूरी मार्किंग समझ पाओ, या तो हाईलाइट कर देना इसको। फॉर एक्सपोर्टर, जनरली एक्सपोर्टर को खतरा क्या होता है बोलो, कहीं एक्सचेंज रेट, कहीं डॉलर कम ना हो जाए, तो वो आज बैंक से क्या करेगा, फॉरवर्ड सेल या परचेज, फॉरवर्ड सेल, फ्यूचर में डॉलर बेचेगा और बैंक से रुपए ले लेगा। इतना लिखना है। फिर इंपोर्टर का लिखना है आपको, लिखिए फॉर एक्सपोर्टर इट इज अ थ्रेट, खतरा क्या है, इट इज अ थ्रेट दैट एक्सचेंज रेट, बताओ एक्सचेंज रेट कहीं कम ना हो या बढ़ ना जाए, एक्सचेंज रेट में डिक्लाइन, एक्सचेंज रेट में डिक्लाइन, so he will enter into बताओ फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट, so he'll enter into forward sale contract of foreign currency with bank, so he will enter into forward sale currency with bank। और आपको बता दूं, फॉरेक्स चैप्टर क्योंकि चल रहा है और इस चैप्टर से पिछली बार कोई ढंग का क्वेश्चन नहीं पूछा इन्होंने। पिछली बार के बोर्ड में बीओपी से क्वेश्चन था, फॉरेक्स से कोई इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं था। अल्टरनेट बोर्ड एग्जाम्स के अंदर ऐसा देखा गया है पिछले 20 साल के अंदर कि अगर पिछले साल बीओपी से क्वेश्चन था
तो इस बार फॉरेक्स से अच्छा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गारंटी नहीं है, लेकिन फॉरेक्स से इस बार अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार ऐसा कोई ढंग का क्वेश्चन इन्होंने पूछा नहीं। क्लियर? उससे पिछला बैच भी जब हुआ था तो उन्होंने फॉरेक्स से पूछा था, फिर आपका जो सीनियर्स का जो बैच गया उनसे बीओपी पूछा, वापस आपसे क्या पूछ सकते हैं? फॉरेक्स। आज से 2 साल पहले फॉरेक्स पूछा था, फिर पिछले साल बीओपी पूछा, अब वापस से क्या पूछ सकते हैं? फॉरेक्स। ठीक है, फॉर एक्सपोर्ट, क्योंकि फॉरेक्स और बीओपी मिला के यूनिट एक ही है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिट दोनों का वेटेज 6 मार्क्स है, तो इसको 4 हो सकता है, बीओपी को 2 नंबर का पूछे, या दोनों को 3-3 का पूछ ले, लेकिन ज्यादा वेटेज इसमें मुझे लगता है 6 में से 4 नंबर तक फॉरेक्स की रहेगी। क्लियर? चलो, ये मैंने एक्सपोर्टर का लिख दिया। अभी एक काम आपको क्लास में बैठ के करना है, इंपोर्टर का खुद लिखना है। अभी इंपोर्टर का खुद लिखना है, ऊपर वाले पॉइंट को रिवर्स कर दो बस जल्दी से, मैं आ रहा हूं चेक करने। यू हैव ओनली 2 minutes टू राइट इंपोर्टर्स पॉइंट। ऊपर वाला मैंने एक्सपोर्टर का लिखा है, इंपोर्टर का खुद लिखो जल्दी। अभी सबकी फेयर कॉपी, सारा काम एक एक का देखने आ रहा हूं, नहीं तो जूता उतारूंगा और मारना शुरू कर दूंगा बॉयज को साथ पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं, क्यों किसी भी कंट्री में अथर्व सोर्सेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्यों किसी भी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज की हमें जरूरत है। तो हमें किसी भी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत इसलिए ताकि हमारे इंपोर्ट्स अच्छे हों। आज भारत में पिछले कई सालों से क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है, उनको पैसा रुपए में दे सकते हैं क्या? नहीं ले सकते वो, क्योंकि वहां रुपए चलते नहीं है, उनको इंटरनेशनल करेंसी चाहिए, और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी डॉलर है, क्योंकि कई सारी ऐसी कंट्रीज आज भी हैं जहां पर उनकी करेंसी खुद की है नहीं, तो वो डॉलर में ट्रेडिंग करते हैं। तो इंटरनेशनल करेंसी जो कि एक्सेप्टेड है वो कौन सी है? डॉलर। तो हमको फॉरेन एक्सचेंज क्यों चाहिए? सबसे पहला इंपोर्ट को फाइनेंस करने के लिए। दूसरी बात, एक बात तो हम 11th क्लास से पढ़ रहे हैं कि इंसान की भूख और प्यास कभी भी खत्म, इंसान की नीड्स एंड वांट्स अनलिमिटेड है। और मुकेश अंबानी जैसे लोग इतना बड़ा बिजनेसमैन के एम्पायर होने के बाद भी अलग अलग कंट्रीज में अपने ऑपरेशंस को बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? ताकि वो ग्लोबल बिजनेसमैन कहलाएं, वैसे हैं, बट और कंट्रीज में प्रेजेंस इसलिए क्योंकि अगर फॉरेन में कोई एसेट खरीदनी है तो उसका पैसा भी किस में भरना है? डॉलर में, इसलिए भी फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है। इवन आप आज की तारीख में किसी को गिफ्ट भेजो, जो कोई फॉरेन में, मान लो आपकी गर्लफ्रेंड है, तो आप उसको अगर गिफ्ट भेजो तो उसको क्या रुपए भेजोगे? नहीं। वही मान लो वो अगर आपको कुछ भेजे हेल्प, ठीक है, ग्रांट्स वगैरह, तो वो भी किस में आएगी? डॉलर में। अभी आप देखो कल प्लेन क्रैश हो गया, बहुत सारे यूके के रेजिडेंट, काफी उसमें यूके के रेजिडेंट भी थे, 20-25 के आसपास। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी उनको पैसा देगी, मुआवजा, कॉम्पनसेशन, राइट? तो वो कॉम्पनसेशन भी क्या रुपए में देगी क्या? वहां की करंट करेंसी में देनी पड़ेगी। इवन अगर आज आप कैपिटल मार्केट्स में, आपने अगर 11th क्लास में 3 कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, जीडीआर, एडीआर और आईडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स और इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स पढ़े। ग्लोबल, अगर कोई कंपनी में आप पैसा लगाना चाहते हो अमेरिका को छोड़कर, मतलब आप अमेरिकन कंपनी को छोड़कर किसी भी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हो, तो आप जीडीआर के थ्रू उनका शेयर ले सकते हो। अमेरिकन कंपनी का शेयर लेना चाहते हो तो एडीआर के थ्रू ले सकते हो। और वैसे कोई फॉरेन की कंपनी इंडियन कंपनी के शेयर लेना चाहती है तो वो आईडीआर के थ्रू ले सकती है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। दैट इज लाइक इंडियन शेयर्स इशूड टू अ फॉरेन पर्सन। जीडीआर, ग्लोबल शेयर्स इशूड टू इंडियन पर्सन एक्सेप्ट अमेरिका, एंड एडीआर, अमेरिकन शेयर्स इशूड टू इंडियन पर्सन। क्योंकि अमेरिका अलग ही है इसलिए उनका शेयर का नाम अलग है एडीआर, बाकी पूरे ग्लोब का नाम जीडीआर। और इंडिया से अगर कोई कंपनी बाहर पैसा लेती, तो ये जो बाहर पैसा ले जा रहे हैं या जो पैसा रेमिट कर रहे हैं, शेयर में पैसा लगा रहे हैं, ये क्या रुपए में लगाते होंगे क्या? किस में लगाते हैं? डॉलर्स में। इसलिए हमको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत होती है। इज इट क्लियर?
लिखिए सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कहाँ कहाँ से फॉरेन एक्सचेंज आ सकता है, लिखिए अ कंट्री सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्यों क्यों हमें किस किस काम के लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, सोर्सेज का मतलब क्या होता है, व्हाट आर द पर्पस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्लियर, लिखिए अ कंट्री नीड्स a country needs a country needs foreign exchange for the a country needs foreign exchange for the following reasons. First, to purchase goods and services by residents, हमारे देश के लोग गुड्स खरीद सके फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, हमारे देश के लोग बाहर के गुड्स खरीद सके, इसको प्रॉपर भाषा में हम लोग बोलते हैं इंपोर्ट, क्या बोलते हैं, हमारे देश के लोगों ने खरीदा ना, तो हमने बेचा कि हमने खरीदा, खरीदा, खरीदने को क्या बोलेंगे, इंपोर्ट। दूसरा, टू परचेज, टू परचेज फाइनेंशियल एसेट्स, टू परचेज फाइनेंशियल एसेट्स बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट्स, to purchase financial assets by domestic residents from financial markets। सर फाइनेंशियल एसेट क्या होती है, आपने पढ़ा होगा ना, प्राइमरी मार्केट, मनी मार्केट, राइट, उसमें प्राइमरी मार्केट के मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन होते थे, राइट, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल और कॉल मनी, राइट, ये सब आप किसी फॉरेन कंट्री का खरीदना चाहते हो तो किसके थ्रू खरीद सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू, क्लियर, एडीआर जीडीआर, वो भी एग्जाम्पल के लिए आप लिख लो यहाँ पे, एग्जाम्पल एडीआर जीडीआर एटसेट्रा, मतलब एडीआर का मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट और जीडीआर का मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, अमेरिकन कंपनी का शेयर को एडीआर बोलते हैं और अमेरिका को छोड़कर किसी और दूसरी कंपनी जो कि बाहर की किसी भी कंट्री की है, अमेरिका को छोड़ करके, उसको हम बोलते हैं जीडीआर, क्या बोलते हैं बोलो, जीडीआर, इज इट क्लियर। पॉइंट नंबर 3, टू परचेज, टू परचेज investment in fixed assets, टू परचेज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स की इन्वेस्टमेंट को खरीदने के लिए इन फॉरेन कंट्री, टू परचेज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स इन फॉरेन कंट्री। फोर्थ, गिफ्ट्स वगैरह देना, सहायता, ग्रांट्स, अभी जो लंदन के रेजिडेंट्स चले गए कल उस फ्लाइट में सीधा ऊपर,
भारत के जो रेजिडेंट चले गए तो उनको हेल्प कॉम्पेंसेशन देने के लिए, टू अंडरटेक फॉरेन टूर्स, बाहर की कंट्री में घूमने क्या रुपए लेके जाओगे? और सबसे बड़ा व्यापार जो कि अब लीगल हो चुका है, सट्टा, स्टॉक मार्केट, टू स्पेकुलेट, टू स्पेकुलेट इन कैपिटल मार्केट्स। बोलो कोई डाउट? एक छोटा सा टॉपिक और, फॉरवर्ड मार्केट में, फॉरवर्ड मार्केट के अंदर एंटर करने के दो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ एंटरिंग इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? पहली बात तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों जाते हैं। एक्सपोर्टर फॉरवर्ड सेल करेगा और इंपोर्टर फॉरवर्ड परचेज करेगा। लेकिन ये क्यों? मजे लेने के लिए। पहला मोटिव रिस्क को कम करना। पहला मोटिव क्या कम करना? बताओ, एक्सपोर्टर को क्या रिस्क है? कहीं एक्सचेंज रेट। और इंपोर्टर को क्या रिस्क है? कहीं एक्सचेंज रेट। इस मेथड को आपने फॉरवर्ड सेल करके आपके रिस्क को कम कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉलर की रेट, अगर डॉलर की रेट जो है वो अगर गिर जाती है तो एक्सपोर्टर को नुकसान होगा, है ना? और अगर डॉलर की रेट बढ़ जाती है तो इंपोर्टर को फायदा होगा। इंपोर्टर को फायदा कब होगा? जब डॉलर की रेट कम रहे। और एक्सपोर्टर को फायदा कब होगा? जब डॉलर की रेट बढ़ी रहे। इसीलिए एक्सपोर्टर को खतरा क्या होता है कि कहीं डॉलर गिर ना जाए, और इंपोर्टर को खतरा क्या होता है कहीं डॉलर बढ़ ना जाए। तो हम फॉरवर्ड मार्केट में डील करके इस रिस्क को क्या कर लेते हैं? कम कर लेते हैं। इस मेथड को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बोलते हैं हेजिंग। क्या बोलते हैं? हेजिंग। आपके होने वाले लॉस को आपने एक रेट आज डिसाइड करके कम कर लिया, इसको बोलते हैं हम हेजिंग। क्या बोलते हैं? हेजिंग। ऑन द अदर हैंड, फॉरवर्ड मार्केट में लोग इसलिए भी डील करते हैं ताकि वो मार्केट के डिसइक्विलिब्रियम का फायदा उठा सके। क्योंकि हमको पता है एक्सचेंज रेट वो रेट है जिस पर रुपए डॉलर या वन गुड्स इन वन कंट्री फॉर अनदर कंट्री एक्सचेंज होते हैं। लेकिन आप इस डिसइक्विलिब्रियम का फायदा उठा सकते हो, राइट? अगर मान लो एक्सचेंज रेट कभी उतनी इक्वल ना हो और कंट्री डिसइक्विलिब्रियम में रहे। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब होता है या तो डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, या सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है। तो लोग क्या करते हैं? एक कंट्री से शेयर खरीदते हैं और दूसरी कंट्री में बेच देते हैं जहां पर डिसइक्विलिब्रियम है। उस अप्रोच को बोलते हैं आर्बिट्रेज। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेज। तो फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला, आपको होने वाले फाइनेंशियल या बिजनेस रिस्क को कम करना। रिस्क को कम करने को हम बोलते हैं हेजिंग। और दूसरा, अगर आप मार्केट के डिसइक्विलिब्रियम का फायदा उठाते हो। याद करो, मार्केट का डिसइक्विलिब्रियम हमने 11th क्लास के 4 डायग्राम में पढ़ा था, जहां पर सप्लाई कांस्टेंट डिमांड बढ़ी थी, फिर सप्लाई कांस्टेंट डिमांड गिरी थी, फिर डिमांड कांस्टेंट सप्लाई बढ़ी थी, और डिमांड कांस्टेंट सप्लाई कम हुई थी। वो भी तो एक तरीके का डिसइक्विलिब्रियम ही था। अगर एक चीज फिक्स है और दूसरी चीज बढ़ घट रही है तो वो भी तो एक तरीके का इक्वल ना होने का निशानी है। और इक्वल ना होने को बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? और जो लोग इस डिसइक्विलिब्रियम का फायदा उठा ले उन लोगों को बोलते हैं आर्बिट्रेजर। क्या बोलते हैं? और इस प्रोसेस को बोलते हैं आर्बिट्रेज। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेज। कैसे करते हैं, कैसे होता है, वो सब आप आगे सीए इंटर में पढ़ोगे। लेकिन अभी आपको ये दो चीजें समझनी है कि फॉरवर्ड मार्केट में एंटर करने के दो उद्देश्य होते हैं। पहला, अपने रिस्क को कम करना, जिसको बोलते हैं हेजिंग। रिस्क एक्सपोर्टर को भी है, इंपोर्टर को भी है। कल ही पढ़ाया था क्या रिस्क है। एक्सपोर्टर को रिस्क है डॉलर का भाव गिर ना जाए, और इंपोर्टर को रिस्क है डॉलर का भाव बढ़ ना जाए। तो इस रिस्क को कम करने को बोलते हैं हेजिंग।
और मार्केट के डिसइक्विलिब्रियम को अगर आप फायदा उठा करके उसमें पैसा कमाना चाहते हो तो उसे हम बोलते हैं आर्बिट्रेज। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेज। लिखिए फटाफट से, जल्दी से लिखिए। पर्पस ऑफ फॉरेन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, पर्पस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, पर्पस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। राइट डाउन। इसके ऐसे दो पार्ट कर दो आप। हेजिंग, हेजिंग और आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज बस मीनिंग ही लिखना है, 4 लाइन बहुत होंगी। लिखें, इट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट it means a contract for purchase or sale of, it is a contract for purchase or sale of foreign currency in future at a rate decided today, at a rate decided today to minimize the loss, to minimize the loss। इसको कहते हैं हम हेजिंग। आपको होने वाले लॉस को कम करना, दिस इज कॉल्ड एज हेजिंग। एंड आर्बिट्रेज, the entering of forward contract। बोलो आर्बिट्रेज और हेजिंग समझ में आया सबको? कोई डाउट? अरे कोई डाउट इन दोनों टर्म में? द एंटरिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू मेक प्रॉफिट्स in case of disequilibrium, in case of disequilibrium in market, where disequilibrium कब होता है? डिमांड इक्वल टू सप्लाई कि डिमांड नॉट इक्वल टू सप्लाई? डिसइक्विलिब्रियम का मतलब होता है डिमांड नॉट इक्वल टू सप्लाई। These are the two purposes of entering into forward contract। आज की क्लास क्या होती है? खत्म।